बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो बाकर चैनल में एस्ट्रो गपशप में आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने माहिर फल्कियात के साथ, मोहम्मद बाकर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? शुक्र है, आप सुनाए? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि आखिर आज एस्ट्रो गपशप में हम किस मौजू के ऊपर गपशप करेंगे। असल में पिछले जो 3-4 प्रोग्राम्स हमने किए थे वो हमने इस चीज़ पे किए थे कि ऑब्जर्वेशन करनी कैसे है, और टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स पे थोड़ी सी हमने बात की थी। बिल्कुल। और बजाय इससे पहले कि आप किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर बात करें, ऑब्वियसली पहले हम सोलर सिस्टम से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि सोलर सिस्टम में अर्थ भी है, हमारा घर भी है, तो हम सोलर सिस्टम से अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। और इससे भी पहले कि एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बात की जाए कि ये ऑब्जेक्ट या ये ऑब्जेक्ट, तो मेरा ख्याल है पहली डिस्कशन इस बात पे होनी चाहिए कि सोलर सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं और एक ओवरव्यू देते हैं कि सोलर सिस्टम क्या चीज़ है। फिर उसके एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल में फिर इंशाल्लाह ताला फिर अपनी डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। सही। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के हवाले से, उसकी तरतीब क्या जी, है, उसके फासले कितने हैं, बिल्कुल। कौन कौन से प्लैनेट मौजूद हैं और और प्लैनेट के दरमियान क्या क्या है, ये सब। एग्जैक्टली बिल्कुल तो ये आप सब। बताएं फिर हम कहाँ से शुरू करें। देखिए, सोलर सिस्टम ना, पहले तो नाम से जाहिर है कि सन का सिस्टम है सोलर सिस्टम, तो उसके सेंटर में तो सन है, और सन जो है वो एक एवरेज स्टार है। अब ये स्टार्स पे जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एवरेज स्टार किसको कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहती हूँ जिनको नहीं पता कि आपका जो सूरज है वो बेसिकली एक स्टार है। स्टार है, बिल्कुल तो जी। आप जो है सिर्फ आसमान पे जो रात में तारे देखते हैं, आप दिन में भी एक बहुत बड़ा तारा देखते हैं। यस। तो वो शहरक से भी ज्यादा करीब है, इसलिए आप उसको अहमियत नहीं देते हैं। हाँ, वो बहुत करीब है, और चूंकि सन जो है वो एक एवरेज स्टार है और आप उससे एक मुनासिब फासले पर हैं, तो आपको वो स्टार ना तो बहुत छोटा नजर आता है ना बहुत बड़ा, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपका जो प्लैनेट अर्थ है वो एक स्टार के गिर्द घूम रहा है। सो स्टार ने आपके प्लैनेट को ना सिर्फ अपने ऑर्बिट में रखा हुआ है, बल्कि उसको हीट और लाइट देने का बंदोबस्त भी किया हुआ है। यानी जो सेंटर है वो 2 in 1 है, आपको कंट्रोल भी कर रहा है और आपको एनर्जी भी दे रहा है। ये एक डुअल सिस्टम हो गया। मतलब हमारी जिंदगी का दारो मदार असल में सूरज पे ही है। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल। सारा जो हमारा दुनिया का सिस्टम चल रहा है, यहाँ तक बिल्कुल। कि चांद भी जो हमें रोशनी प्रोवाइड कर रहा है वो भी सूरज से ही दे रहा है। बिल्कुल, ये सन में बेसिकली लाइट का सोर्स है, और बाकी जितनी चीज़ें आपको चमकती हुई नज़र आ रही हैं सोलर सिस्टम की, वो सब सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके नज़र आ रही हैं, इंक्लूडिंग मून, इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, एंड इंक्लूडिंग जितने भी चीज़ें सोलर सिस्टम के अंदर हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, वो सब चीज़ें सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सही। तो अब आप सबसे पहले किसके बारे में बताना चाहेंगे, सन के बारे में, या आप कोई इम्पोर्टेंट बात है ऐसी जो सबसे पहले बताना चाह रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, जो कि गलत उलाम हो या लोगों को पता ही ना हो। हाँ, सोलर सिस्टम की, हाँ, ये गलत उलाम वाली बात जो है ना, ये ज़्यादा बेहतर है। सोलर सिस्टम की एक जो सबसे मेन जहाँ से हम बात को शुरू कर सकते हैं वो ये कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं, सो हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव इन द सोलर सिस्टम। और आज भी वैसे हैरानकुन बात है कि आज भी लोग इस बात को आज भी मान के बैठे हुए हैं कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, जबकि सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स इस वक्त हैं। 9th प्लैनेट जिसको आप प्लूटो को 9th प्लैनेट कह रहे हैं, प्लूटो को हमने डी क्लासिफाई किया था। डी क्लासिफाई का मतलब क्या है? डी क्लासिफाई का मतलब है प्लूटो आज भी सन के गिर्द घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सन के गिर्द नहीं घूम रहा, अपने ऑर्बिट में भी है, लेकिन हमारी किताबों में अब वो प्लैनेट नहीं कहलाता, अब हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो सिर्फ हमने अपनी किताबों में उसका टाइटल चेंज किया है। ये नहीं है कि प्लूटो जो है वो कहीं सोलर सिस्टम से निकल के भाग गया है या कोई पता नहीं तबाह हो गया, फट गया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सो पहली जो गलत उलाम बात ये है कि प्लैनेट्स 9 नहीं है, 8 हैं। पहली बात तो ये कहने की है कि हमारे ज़माने में अगर ये सवाल पूछा जाता कि प्लैनेट्स कितने हैं, तो उसमें अगर होता 6 7 8 9, तो हम 9 पे टिक करते तो सही होता। और अगर अभी आप से पूछा जाए तो अब आपको 8 पे ही टिक करना है। तो वक्त वक्त की बात है। देखिए, इसी को कहते हैं हर उरूज को ज़वाल। कल तक प्लूटो एक प्लैनेट था, आज वो किसी खाते में नहीं आता। अच्छा, लेकिन हमारे ज़माने से क्या मुराद है? हम इतने बुढ़े हो गए?
असल में ये प्लूटो वाली बात बहुत नहीं है। अच्छा, ये 2006 की बात है। वही बात है। 2006 में हमने उसको हाँ डिक्लासिफाई किया मतलब 2003-4 में हम पैदा हुए हैं, तो उसके हवाले से तो फिर ये वही बात होगी ना, हमारे जमाने में था जब था। ठीक है जी, उसके हमारा बाद हमारा जमाना वो जमाना है जब हम पैदा हुए हैं, और उस वक्त प्लूटो एक प्लेनेट प्लेनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन 2006 के बाद से हमने उसको डिक्लासिफाई किया। और एक और बड़े मजे की बात यह है कि ये भी एक गलत उलाम बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि जी प्लूटो तबाह हो गया, यानी प्लूटो रहा ही नहीं सोलर सिस्टम में, इसलिए वो प्लैनेट नहीं रहा तो 8 हो गए। और एक दिन तो हद हो गई, एक स्टूडेंट ने ये कहा कि प्लूटो 2008 के जलजले में तबाह हो गया। वो सामने वाली खिड़की वाली पता नहीं किसी को प्लूटो समझ रहा था। यानी जो 2008 चली गई शादी हो गया तो उसके लिए तबाही हो गया प्लूटो। 2008 के जलजले में प्लूटो तबाह हो गया। तो ये जरा इमेजिन करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ने की जरूरत है, काइंडली स्टडी किया करें। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़ा सीरियसली उसने जवाब दिया था कि 2008 के जलजले में प्लूटो तबाह हो गया। तो बहरहाल जी, ये हमारा इस वक्त सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स पे मुश्तमिल है। चले इसी हवाले से मैं सवाल पूछती हूँ, तो जी। प्लेनेट से प्लूटो को इस से क्यों हटाया गया? हाँ, उससे ये ओहदा क्यों छीना गया? ये जुल्म क्यों हुआ उस पर? तो उसकी रीजन ये है कि प्लैनेट को डिफाइन हमने पहली दफा किया कुछ शर्तों के साथ कि प्लैनेट होता क्या है। यानी प्लैनेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो पहली दफा 2006 में बनी कि प्लैनेट क्या होता है। तो उस डेफिनेशन में प्लूटो फिट नहीं आया। बस ये वही बात है कि नया लॉ लग गया है जी, तो अब आप ग्रीन पे भी रुकना पड़ेगा आपको। हाँ। गाड़ी लॉ लग गया तो लग गया। हाँ, जिस दिन नया लॉ होगा तो उस दिन हो सकता है आप घर से रेड सोच के निकलें, तो उस दिन ग्रीन पे रुकना हो। ग्रीन पे रुकना और रेड पे चलना हो। हाँ, तो ये law नया is लॉ, तो लॉ हमने चेंज किया। अब प्लूटो क्यों प्लैनेट नहीं रहा, प्लैनेट होने की कुछ जो शराइत अब हमने रखी हैं वो मैं बताता हूँ। प्लैनेट होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि वो ऑब्जेक्ट सन के गिर्द घूमता हो, सन के गिर्द ऑर्बिट करता हो, पहली शर्त। तो इस शर्त पे तो बहुत सारी चीजें पूरा उतरती हैं। दूसरी शर्त, वो ऑब्जेक्ट राउंड हो, और किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड करने में उसकी ग्रेविटी का किरदार होता है। ये ग्रेविटी होती है जो खींच के ऑब्जेक्ट को राउंड करती है। सो अगर एक ऑब्जेक्ट राउंड है इसका मतलब है उसकी ग्रेविटी एनफ है। तो ऑब्जेक्ट सन के गिर्द घूमता हो, ऑब्जेक्ट राउंड हो, और तीसरी शर्त उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि उसने अपने नेबरहुड को क्लियर किया हो, यानी जहां वो ऑर्बिट करता है उसके साथ कोई और चीज ऑर्बिट ना करे। सही। तो प्लूटो तीसरी शर्त पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि जहां प्लूटो सन के गिर्द ऑर्बिट करता है वहां बहुत सारे एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स भी उसके साथ साथ सन के गिर्द घूमते हैं। काइपर बेल्ट इसको हम कहते हैं। तो प्लूटो एक हजूम में रहता हुआ सन के गिर्द घूम रहा है, उसने अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं किया। दैट इज वाई प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। लेकिन मसला ये है कि ये जो डेफिनेशन है कि जी वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने नेबरहुड को क्लियर करे, राइट, जिसकी वजह से हमने प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से हटाया, इस डेफिनेशन पे अर्थ भी पूरा नहीं उतरती, क्योंकि प्लैनेट अर्थ का नेबरहुड भी क्लियर नहीं है। आप सन के गिर्द जब घूमते हैं तो आपके साथ साथ 2500 एस्टेरॉइड भी सन के गिर्द घूम रहे हैं, अर्थ के ऑर्बिट के बिल्कुल साथ साथ। इनको हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। और फिर इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में मजीद ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ही क्लोज अर्थ के रह के सन के गिर्द घूमते हैं, उनको हम कहते हैं PHAs, पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉइड्स। तो अर्थ भी एक हजूम लेकर सन के गिर्द घूम रही है। तीसरी डेफिनेशन पे तो अर्थ भी पूरी नहीं उतरती। अब क्या करें? ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम प्लूटो के बारे में बात करते थे, हमें तो अपनी जमीन के लाने पड़ गए। तो ये डेफिनेशन जब आपने बनाई है तो आप सोचे कि इसके ऊपर तो अर्थ भी कंप्लीट, मेरे ख्याल से कोई साइज या मास का हिसाब किताब भी होगा या नहीं? होना चाहिए था, ये होना चाहिए कि था। प्लूटो तो सबसे छोटा हमारा प्लेनेट प्लैनेट था हुआ जब करता था था। भी। जी जी जी। तो अर्थ तो काफी उससे बड़ी है, तो मास के साइज के हवाले से नहीं बात करते? नहीं, हालांकि ये कहा जाए ना, तो ये जो आपने बात बोली है ये होनी चाहिए थी। यही मेरी भी सजेशन है कि इस साइज से बड़ा प्लैनेट होगा, इस साइज से छोटा प्लैनेट नहीं होगा, साइज का हिसाब होना चाहिए था। तो ये जो सजेशन है आपकी ना, बेसिकली यही सजेशन है, यही चीज है कि साइज के एतबार से बात होनी चाहिए थी। जैसे कि प्लूटो पे अभी हम बात चल निकली है, वैसे हमने बात सोलर सिस्टम के स्ट्रक्चर पे करनी है, लेकिन जो कि बात प्लूटो पे चल निकली है, तो प्लूटो जो है उसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर है। जस्ट
जस्ट। तो अगर आप एक ये कह दें कि 2000 किलोमीटर से ऊपर प्लैनेट होगा, 2000 किलोमीटर से नीचे डॉर्फ प्लैनेट होगा, तो मैं कहता हूं बहुत आसान हो जाएगी बात। उसको साइज के एतबार से बात कर लें। आपने जो 3 शर्त अपने नेबरहुड को क्लियर करे और ये करे और गोल हो। मेरे ख्याल से तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी मास मौजूद है सूरज के गिर्द, उसमें प्लूटो बड़ा तो है, कंसिडरेबल साइज है उसका। तो ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी। उसके साथ नाइंसाफी हुई है। मैं प्लूटो आपके हक में हूँ और जैसे ही पैसे आते हैं अदालत जाके आके केस करते हैं कि भाई इसको वापस प्लेनेट बनाया जाए। अच्छा जी, चले अब ये पूछते हैं हम आपसे कि वो तो प्लूटो के जुल्म के हवाले से हमने बात की और बात ऊपर तक जाएगी, तो अब ये बताएं कि सोलर सिस्टम में तरतीब क्या है और मतलब पहले कौन आता है, दूसरा कौन आता है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, रॉकी कौन सा है, गैसियस कौन सा है, और हर प्लेनेट के बारे में सीधा बातें जो कि आम लोगों को पता होनी चाहिए। ओवरऑल एक जायजा, एक हाशिया। अच्छा जी, सन के गिर्द पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं और उनकी तरतीब है, मरकरी पहले है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ये 4 प्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं। ये मतलब इन चारों की मेक ऑलमोस्ट एक जैसी है। जैसे आप अर्थ को देखते हैं, जैसे इसका लैंडस्केप है, वैसे ही इन चारों का लैंडस्केप है, 90% सिमिलर है। और ये चारों प्लैनेट्स सन के बहुत क्लोज रहकर घूमते हैं। यानी इन चारों प्लैनेट्स का जो रीजन है जहां ये सन के गिर्द घूमते हैं वो मैं आपको बताऊं। अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं 1 AU। अर्थ और सन का डिस्टेंस 1 AU है। और मार्स जो है, जो कि इन चारों प्लैनेट्स में लास्ट प्लैनेट है, वो सन से 1.5 AU पर है और बाकी प्लैनेट्स इसके अंदर है। यानी सन और अर्थ के डिस्टेंस से 1.5 टाइम्स डिस्टेंस मार्स का है और इस डिस्टेंस के अंदर अंदर चारों प्लैनेट्स हैं। तो ये काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चारों प्लैनेट्स हैं और सन के गिर्द जो चीज जितनी करीब होगी उतना तेज घूमेगी और उसका सन के गिर्द चक्कर लगाने का टाइम उतना कम होगा। सो मरकरी 88 डेज में सन के गिर्द घूम जाता है। वीनस जो है उसको 224 डेज लगते हैं सन के गिर्द घूमने में। अर्थ को 365 डेज लगते हैं, एक साल जिसको आप कहते हैं। और मार्स को सन के गिर्द घूमने में 687 डेज लगते हैं, आपके साल से तकरीबन ट्वाइस। और ये फासले पे जो है, सूरज से जितना फासला होता रहता है उस पे टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता रहता है। डेफिनेटली। तो मरकरी जो है, जो सबसे करीब है जी, वो सूरज के क्योंकि बहुत करीब है और सूरज यकीनन तपिश उसकी बहुत है, और जब यहीं पे जून जुलाई में सूरज अपनी आबोताब सिर्फ 1-2 घंटा बढ़ा दे जी, तो हम उड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो मरकरी तो मुस्तकिल उसके साथ चिपका हुआ है। सही। वो भस्म क्यों नहीं हुआ? हो गया नहीं मतलब अभी तक है तो ना, उसके गिर्द झूम तो रहा है। वो ऐसा परवाना है जो शम्मा को छोड़ ही नहीं रहा। आप अगर चाहते हैं कि वो वेपराइज हो जाए तो ऐसा इतना टेम्परेचर नहीं है, लेकिन इतना है कि मरकरी पे लेड पिघल जाए। तो सूरज उसको खिंचता नहीं है अपनी तरफ और उसको टेयर अपार्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये जो टेयर अपार्ट वाली जो बात है ना जी, इसके लिए एक खास डिस्टेंस होना चाहिए। आप किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के खास डिस्टेंस के अंदर होंगे तो वो आपको टीयर अपार्ट कर सकता है। इसको कहते हैं रोच लिमिट या रोश लिमिट, जैसे भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये टीयर अपार्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि ये सन की रोच लिमिट के अंदर नहीं है। जैसे कि सैटर्न प्लैनेट के गिर्द कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो रोच लिमिट से अंदर आ गया और सैटर्न प्लैनेट ने उसको टीयर कर दिया जिससे उसके रिंग्स बन गए। तो मरकरी और बाकी जितने प्लैनेट्स हैं सन की रोच लिमिट में नहीं है। सही। तो अब ये मार्स से आगे जितने प्लैनेट्स हैं जी, वो गैसियस हैं। मार्स से आगे जो प्लैनेट्स हैं, जो 4 प्लैनेट्स हैं, वो गैसियस हैं और उनके डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। सूरज से और आपस में भी, सूरज से भी और आपस में भी। लाइक जुपिटर जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो सन से जितना मार्स दूर है उससे कहीं ज्यादा दूर आगे जुपिटर है, और जितना जुपिटर दूर है उससे कहीं ज्यादा आगे दूर सैटर्न है, और सैटर्न से फिर कहीं ज्यादा आगे दूर यूरेनस है, और उससे बहुत ज्यादा आगे दूर नेपच्यून है। और नेपच्यून जो है वो सन से 30 AU पर है। जितना आप सन से दूर हैं उससे 30 टाइम ज्यादा।
Exactly. I was just thinking about that, how much fascinating these things are. डेफिनेटली These things डेफिनेटली are very fascinating, and once you start listening about it, you just get mesmerized. डेफिनेटली मेजमराइजिंग है जी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। Yes. डेफिनेटली। तो ये एक एक जस्ट प्लैनेट्स की तरतीब है। मैं थोड़ा सा ऐसे इशारा करके आपको बता देता हूँ। अगर ये 4 प्लैनेट शुरू के जो कि बिल्कुल आपस में भी करीब है, सन से भी करीब है, तो जुपिटर इधर और सैटर्न Far फिर apart. इधर बहुत दूर है, सैटर्न फिर उससे बहुत दूर है, यूरेनस उससे बहुत दूर है, नेपच्यून उससे बहुत दूर है। यानी यूं समझ लें कि अगर आज आप मुझे कहें कि सोलर सिस्टम का मॉडल बनाएं, स्केल मॉडल, तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बना सकूंगा। क्योंकि 4 प्लैनेट्स अगर मैं इस टेबल पे शो कर दूं तो 5वां 6ठा प्लैनेट आपको पता नहीं कौन से मोहल्ले में दिखाना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट मेक अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज सो अमेजिंग। सही। तो अब आपने यकीनन सूरज के गिर्द तो सारे प्लेनेट घूम ही रहे हैं, और जी। सूरज का बहुत रोल भी होगा, उसके हवाले से हम बात करेंगे जब सूरज के ऊपर बात करेंगे। जी लेकिन ये जो प्लैनेट्स आपस में हैं, जी जी ये 8 प्लैनेट्स, जी। इनका आपस में भी कोई रिलेशनशिप बनता है, कोई एक दूसरे पे असरअंदाज करते हैं, इनका That is- सिस्टम है दैट इज एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल पुल। लाइक दिस? That is very, very interesting and very important question. And the answer is yes, definitely. क्या जुपिटर मार्स को खींचता है? आंसर इज यस, लेकिन इतना नहीं खींचता कि वो बिल्कुल अपने पास ही ले ले जाए और अपने उसमें अपने ऑर्बिट गिर्द में डाल नहीं दे। नहीं, ऐसा नहीं है। भाई वो लेकिन तो लिमिट बता दी ना जी, कि उसकी वो लिमिट होती है। एक लिमिट। अब जुपिटर भी सन के गिर्द घूम रहा है, और मार्स और दूसरे प्लैनेट्स भी सन के गिर्द, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस है, ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस, इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमने नेपच्यून ढूंढा। अच्छा। नेपच्यून की डिस्कवरी जो है वो इसी डिस्टर्बेंस की वजह से है। मैं आपको वो बता देता हूं। यूरेनस तक के प्लैनेट जब डिस्कवर हो गए, अच्छा हाँ, यहां एक और बात बता दूं कि सैटर्न तक के प्लैनेट्स की डिस्कवरी किसी के जिम्मे नहीं है। आप ऐसे करें, इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देखें, हु डिस्कवर्ड जुपिटर, हु डिस्कवर्ड सैटर्न। इंसानों को हमेशा से पता है कि ये प्लैनेट्स हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये पहले इंसान को भी पता है। तो इसकी कोई डिस्कवरी किसी के सर नहीं है। डिस्कवर कौन सा प्लैनेट हुआ? यूरेनस। और यूरेनस जब डिस्कवर हुआ तो उसका ऑर्बिट जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि उसको ऑर्बिट में कोई चीज छेड़ती है, तंग करती है, यानी कोई चीज ग्रेविटेशनली उसको पीछे से पुल करती है और सन के गिर्द उसको सही ऑर्बिट में रहने नहीं देती, वाइब्रेट करती है, उसके ऊपर पुल लगाती है, उसके ऑर्बिट को चेंज करती है। और जब हमने कैलकुलेट किया कि वो चीज कहां होनी चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए, कैलकुलेशन के बाद हमने अपनी टेलीस्कोप्स का रुख उस तरफ किया और हमें नेपच्यून मिला। So you can say that Neptune is a calculated planet. मैथमेटिकल प्लैनेट। Mathematical यस, planet. नेपच्यून इज मैथमेटिकल प्लैनेट। ये कैलकुलेट करके हमें मिला है। और नेपच्यून को भी कोई चीज पीछे से छेड़ती है। तो जब हमने उसको तलाश करने की कोशिश की तो हमें इत्तफाकन प्लूटो मिला, लेकिन प्लूटो इतना छोटा है कि वो नेपच्यून को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो वो मसला अभी भी जूं का तूं है कि पता नहीं वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा प्लैनेट है जो नेपच्यून को पीछे से डिस्टर्ब करता है। स्टिल सर्चिंग फॉर दैट। मतलब ये कहना चाहिए प्लूटो निक्का है पर तिक्का है। प्लूटो निक्का था और तिखा भी था, और वो अचानक बीच में आ गया। हाँ। लेकिन वो इस मसले का हल नहीं था। जो अच्छा। नेपच्यून को छेड़ने वाला जो प्लैनेट था वो हाँ, ये नहीं था। वो ये नहीं था। वो ये नहीं था। उसको हम आज भी तलाश कर रहे हैं। वो कोई मिला बड़ा नहीं। प्लैनेट होना चाहिए जो इतनी ग्रेविटी रखता हो कि नेपच्यून को डिस्टर्ब करे, और अगर मिला तो अब वो 9th प्लैनेट होगा आपके सोलर सिस्टम में। तो क्यों वॉयेजर गए हैं और मुख्तलिफ चीजें गई हैं, तो बड़ा है तो दिख जाना चाहिए आप किसी ये, न किसी चीज में, हबल में दिख जाना चाहिए या कुछ भी इस तरह से, JWST में दिख जाना क्योंकि चाहिए। अब तो बहुत ताकतवर, इतना सोलर सिस्टम को तो इजीली आप देख सकते हैं। आप तो, हम तो गैलेक्सीज देख रहे हैं आगे की, तो सोलर सिस्टम में तो मिल जाना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा? अब इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। ये गायब प्लेनेट तो नहीं है, असर रखता है पर दिखता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दैट इज द पॉइंट। ये आपने जो कहा गायब प्लैनेट, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। उसकी वेवलेंथ कुछ इस तरह की हो जो हमें दिखती ही नहीं हो, जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करता है वो हमें ना नजर आती हो, बिकॉज हो सकता है वो डार्क ज्यादा हो। ये पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है कि वो प्लैनेट ना हो, क्योंकि सोलर सिस्टम में
नेपच्यून के पीछे बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हो सकता है उनकी कंबाइंड ग्रेविटी का इफेक्ट हो, तो हमने गलती से उसको प्लैनेट समझ लिया हो, लेकिन वो प्लैनेट ना हो, क्योंकि जहां नेपच्यून का ऑर्बिट खत्म होता है वहां से आगे एस्टेरॉयड्स शुरू हो जाते हैं, जिसको हम काइपर बेल्ट कहते हैं, जहां बहुत सारे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स जो हैं वो सन के गिर्द घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी ग्रेविटी का कंबाइंड इफेक्ट हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब स्पेस जो है अपने अंदर मिस्ट्रीज भी बहुत रखती है। ऑब्वियसली जी, सारी मिस्ट्रीज जो हैं वो हैं ही आप स्पेस इसको में। जितना जानते हैं उतना सोचते हैं कि यार कहाँ जाना। ऑब्वियसली आप 4 बातें जानते हैं तो 6 आपका इंतजार कर रही होती 6 है। इंतजार कर रही होती है और आप फिर आ जाके वहीं पे आ जाते हैं कि मैथ्स के जैसे मुश्किल सवाल जो हल नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो स्पेस भी कुछ इसी तरह की है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम में हमारे देखने वालों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और होपफुली यस। होपफुली आप लोग के लिए एक अमेजिंग चीज़ें भी होंगी और इंटरेस्टिंग भी होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज की हमारी जो एस्ट्रो गपशप की बातचीत थी आपको पसंद आई होगी। तो अब मैं इख्तितामी तकरीर के हवाले से आपसे कहूँगी, जो आप इख्तिताम करने से पहले कुछ कहना चाहें तो वो कहें हमारे नाज़रीन को। अच्छा, ये जो अभी हमने बात की है ये हमारी एस्ट्रो गपशप सीरीज में तो ये चलता रहेगा, लेकिन सोलर सिस्टम के हवाले से जो ओवरऑल हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये अभी कुछ प्रोग्राम्स इसी बात पे चलेंगे, फिर हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे बात करना शुरू करेंगे। तो अभी ये पहला प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम सोलर सिस्टम के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे, और जब ये बात कंप्लीट होगी फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस पे बात करनी है। बिल्कुल सही। तो अब अगले एपिसोड में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और आपको आज का ये हमारा एस्ट्रो गपशप कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप लोग कितना जान चुके हैं, कितना जान पाए हैं हमारी इस काविश से। तो हमें भी थोड़ा जो है मोटिवेशन मिल जाती है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और अपनी होस्ट हिना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।